नमस्ते भारत के होनहार भविष्य, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के SRM 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हिंदी के पहले चैप्टर सेकेंड हिंदी का पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा न सिर्फ कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा बल्कि उसके प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव को भी देख लिया। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे क्लास 10 हिंदी, वहाँ पे आपको सभी वीडियो बिल्कुल अच्छे से एक क्रम में मिल जाएगी जहाँ से आप लोगों को देख सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और नया चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है ढहते विश्वास, जिसके लेखक है सातकोरी होता। एक चेतावनी दी जाती है इस कहानी को पढ़ाने से पूर्व कि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो थोड़े कमज़ोर दिल के हैं, विशेषकर मेरी लड़कियों से गुजारिश है कि आप अपने साथ रुमाल या तौलिया कुछ भी साथ में रखें, क्योंकि ये कहानी वाकई में बहुत ही दिल को भावुक कर देने वाली है। हो सकता है इस कहानी के अंत होते होते आप अपने आप में इतना टूट जाएंगे, आपका इतना मन व्यथित हो जाएगा जिसका कोई आप जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए मेरी सलाह है कहानी को पढ़ाने से पूर्व कि आप लोग अपने साथ रुमाल, टॉवेल, गमछा साथ में रखें, ताकि अगर आंखों में आंसू आ जाए तो आप उसे बिल्कुल पोंछ सके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। जैसे एक मेरी स्टूडेंट से दुर्गा, आपके आंख के साथ नाक से भी कुछ चीज़ बहने लगती है तो कोई बात नहीं है, आप उसको मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल ओके माय बॉयज। वैसे आप लोग तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए हम सब मिलकर इस खूबसूरत सी कहानी, मन को भावुक कर देने वाली, अंदर की वेदना को बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध कर देने वाली कहानी से परिचित होते हैं। ढहते विश्वास, लेखक का नाम है सातकोरी होता। क्योंकि देखो बच्चों, ये सब साउथ के लेखक हैं तो इनके नाम ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। साउथ मतलब दक्षिण। आइए देखें यहाँ पे थोड़ा सा लेखक के बारे में जानते हैं। सातकोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। यानी ये जो लेखक है उड़िया के ये लेखक हैं, उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा की भाषा क्या होती है, उड़िया, उसी के वो कथाकार है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। तो लेखक का जन्म आपको याद रखना है, कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 को। कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं, काफी इन्होंने रचनाएं की हैं। होता जी यानी सातकोरी होता भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। अर्थात ये अलग अलग सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं देते रहे हैं, चाहे वो रेलवे यातायात की बात की जाए या यातायात विभाग की कहा जाए या वाणिज्य विभाग की कहा जाए या परिवहन विभाग की कहा जाए, तो उन सब में इन्होंने अपना एक विशेष रूप से योगदान दिया है। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित अनुदित उड़िया की चर्चित कहानी विभूषित प्रकाशन दिल्ली से यहाँ साभार संकलित है। मतलब इस कहानी को जो उड़िया भाषा में थी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम किन्होंने किया है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने किया है। इसमें बस 2-3 बात आपको याद रखनी है। ढहते विश्वास के लेखक और इनका जन्म और कहाँ हुआ और इनका हिंदी में अनुवाद किसने किया। लेखक के बारे में इसमें तो फिलहाल इतनी ही बातें आपको जाननी है। आइए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कहानी पढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट होंगे। शुरू किया जाए। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। अर्थात पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी। तो कहानी के पहले पात्र के बारे में हमने जाना, लक्ष्मी।
तो उसको ऐसा लग रहा था कहीं इस बार भी बाढ़ तो नहीं आ जाएगी। अब वर्षा देता है ज्यादा तो नदी का पानी का जल स्तर बढ़ता है, और जब नदी का पानी का जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आने का तो खतरा रहेगा ही। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। अभी कुछ पूर्व समय ही तूफान भी आया था, जिससे चूंकि उनका जो घर है लक्ष्मी का घास फूस का था, तो किसी तरह से लोगों से उधार पैसे लेकर किसी तरह से जोड़ तोड़ के उन्होंने अभी अभी नया घर बनाया था। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती है। अर्थात लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। कहाँ नौकरी करता है? कलकत्ता में। लेकिन जो भी वो कलकत्ता में नौकरी करता है अपनी पत्नी को भेजता है, उससे उसका नहीं हो पाता, बहुत कम पैसे भेजा जाता है। तो लक्ष्मी अपना खर्च चलाने के लिए तहसीलदार साहब यानी गांव के एक कह सकते अधिकारी के यहाँ छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करती थी। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी मन ही मन सोचती है समय, जिसको काल भी आप कह सकते हैं, तो वो लोगों का सुख चैन उसको यानी लोग हंसते हैं खेलते हैं खुशी से रहते हैं, यह बात बिल्कुल समय को बर्दाश्त नहीं होती है। वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा ना पड़ता। अच्छा, जब जिस समय तूफान पड़ा था उसके तुरंत बाद गांव में क्या पड़ गया था? सूखा, यानी पानी की कमी हो गई थी। लो, ये तो मुसीबत पे मुसीबत हो गई। और 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, यानी लक्ष्मी के पास एक छोटा सा जमीन भी है। जमीन कितना है? 1 बीघा। अंकुर जल गए। अंकुर क्या होता है? जैसे आप चना देखते हैं, मूंग देखते होंगे, तो आपकी मम्मी लोग जब उसको फूलने देती है खासकर गर्मी में तो और ज्यादा लोग शौक से खाते हैं। अच्छा, मैं आपको अंकुर दिखाई देता हूँ। एक्चुअली मैं भी चना मूंग फुला के खाता हूँ, तो मैं आपको, रुकिए 1 मिनट, मैं आपको बिल्कुल आज हाथ कंगन को आरसी क्या और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या। देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए अंकुर की व्यवस्था करके आया हूँ। अब आप लोग लाइव वीडियो में देखेंगे अंकुर वास्तव में। ये देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं चना में भी अंकुर निकला हुआ है, मूंग में भी अंकुर निकला हुआ है, और इसे मैं खा जाता हूँ। वाकई में चना मूंग हम भारतीयों के लिए किसी काजू किशमिश बादाम से पौष्टिक आहार बिल्कुल भी जैसा कम नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे वही उसी अंकुर की बात की जाए, यानी फसल इसने लगाया था लेकिन सूखा होने की वजह से अंकुर जल गए, और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भून कर स्वाहा हो गए, और जो किसी तरह से थोड़ा पनपे भी थे, हरी भरी आगे बढ़ रही थी, लेकिन सूखा इतना ज्यादा था, धूप इतनी ज्यादा थी कि वो सब के सब क्या हो गए? भुनकर सुहा हो गए। बताइए कितना जो समय है कितना अपने आप को बलवान मानता है। पहले तूफान पड़ा, लोगों की कमर टूटी, अब सूखा पड़ गया, और फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। लेकिन इंसान भी कहाँ झुकने वाले होते हैं, वो तो समस्याओं के बाद और खुद को मजबूत करने का एक और कोशिश करते हैं। तो बारिश आने का लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश आएगी फिर से रोपनी करेंगे। गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। लोग अभी याद ही कर रहे थे कि कब ये सूखा खत्म होगा, बारिश तो शुरू होगी। वाकई में बारिश शुरू हुई जब लोग नदी के बांध पर बैठे हुए थे, लेकिन भादों के शुरू से बरस रही है, पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही। देखो समय का कितना गंदा खेल है। भाई बारिश दो, जितना जरूरत है उतना दो, लेकिन नहीं, भादों में शुरू हुआ, ये हिंदी महीने का शब्द है भादो, और अभी महीना खत्म होने को आया लेकिन बारिश से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक पक्ष से अधिक हो गया। एक पक्ष मतलब लगभग 15 दिन कह सकते हैं, नहीं, एक पक्ष मतलब 15 दिन ही होता है। तो एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए, समझ सकते हैं आप।
कि बारिश लगातार कितने दिनों से हो ही रही होगी कि सूर्य जो है वह भी बाहर अभी तक नहीं निकले हैं। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता, सब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। स्वाभाविक है, अगर आपका घर नदी के किनारे, बांध के किनारे हो, तो ऐसे में अब लगातार बारिश हो रही है तो बाढ़ का तो खतरा रहता है। बाढ़ मतलब जब नदी का पानी आपके गांव में, आपके क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो उस पानी को बाढ़ कहा जाता है। तो बाढ़ का तो खतरा रहता है। इस वजह से लक्ष्मी की अब नींद भी खत्म हो चुकी थी। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो एक नदी है, नदी का नाम क्या है? देवी, और उसी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसी वजह से इनको और ज्यादा चिंता हो रही थी। दलई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था उस समय वह नई नई आई थी ससुराल, यानी एक पुरानी कहानी बता रही है जिस समय इसकी नई नई शादी होके आई थी। तो एक बांध था जिसका नाम क्या था? दलई बांध। वो टूटा था। जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। मतलब कहती है कि वो पल आज भी भूल नहीं पाती है कि जब बांध टूटा था तो उस बांध के टूटने की वजह से जो बाढ़ का पानी गांव में आया था तो लोगों के चित्कार की आवाज से पूरा गांव हाहाकार मच गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। अब स्वाभाविक है, सबकी जिंदगी उजड़ जाती है, घर खत्म हो गए, कहीं के अपने लोग मारे चले जाते हैं, जीवन जीने का आधार खत्म हो जाता है, लोग मुरझा ही जाएंगे। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। प्रकृति के आगे मनुष्य बेबस है। वे दिन अभी तक नहीं भूल पाई है लक्ष्मी। यही ससुरा जिस समय नई नई शादी हुई थी उस समय की कहानी लक्ष्मी बता रही है। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी परी माँ के शव से टिक कर बैठा था बच्चा सांत्वना पाने के लिए। सोचो, बाढ़ के कहर से माँ मर चुकी है और बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे जा रहा है और बेटा, उसका बेटा छोटा सा माँ के पास रो रहा है कि माँ हमको चुप कराएगी सांत्वना पाने के लिए। कौन देगा उसे सांत्वना, यानी कौन उसे चुप कराएगा? इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए, सियार वन भोज के लिए घसीट ले जाते उस जीते जागते बच्चे को। कितना करुणामय दृश्य है। मन पटल तो ऐसा लगता है भेदित हो उठा। वो छोटा सा बच्चा जो रो रहा है कि उसकी माँ उसे उठाएगी गोद में और चुप कराएगी, मेरे प्यारे राजा मत रो। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो पाता कि जंगल के जानवर, जिसमें एक जानवर का नाम दिया है सियार, उस छोटे से बच्चे को अपने मुंह से घसीट के जंगल में लेके चले जाते अपने भोज के लिए, अपने दावत के लिए। कौन उस बच्चे को चुप कराएगा, या वो अब हमेशा के लिए चुप हो गया? बताइए, ऐसा दृश्य देखकर किसका हृदय फट न जाएगा? यह दृश्य आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। वाकई में यह दृश्य तो एक भयावह और डरावना प्रतीत होता है। यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए तो कौन उन्हें बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? अर्थात लक्ष्मी को भी बच्चे हैं, तो इसलिए यह लाइन लिखा गया है लक्ष्मी के द्वारा। ये सोच रही है कि अगर बांध इस बार टूटेगा तो कौन बचाएगा? कौन इस विपत्ति का सामना करने की हिम्मत देगा? बच्चों को कौन संभालेगा? आगे देखें, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। यह कहानी, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो विपत्ति अकेले, यानी जब परेशानी का कहर आपके ऊपर टूटता है तो वो कभी भी एक बार में नहीं टूटता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार परेशानियां आपके ऊपर आती रहती है। इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है कि विपत्ति अर्थात समस्या अकेले नहीं आती है, अपनी सारी दोस्त, सखी, सहेली, फ्रेंड, मित्र सबको लेकर आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। देख लीजिए, लक्ष्मी के गांव की समस्या, पहले तूफान से लोगों ने किसी तरह उठ के खड़ा होने की कोशिश की, फिर सूखा, अब पूरी तरह से कमर टूट चुका था, फिर भी किसी तरह जीवन जीने की एक आशा जो बची थी वो बाढ़ ने छीन ली।
तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। इंसान कितना लड़ेगा प्रकृति के आगे, कुदरत के आगे, लेकिन अंत में लोगों की ताकत अब जवाब दे रही थी। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता, मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा। कोई क्या कर सकता है? बारिश के ऊपर किसका कंट्रोल है? लगातार बारिश होते रही है। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है मनुष्य, कभी विरोध नहीं कर सका है। अब जो चल रहा है, विधि मतलब जो पहले से तय है, कभी विरोध नहीं करता है मनुष्य। कितनी भी परेशानी आती है, कितने ही अपने लोग चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य कभी इसका विरोध नहीं करता है। यह उसकी विडंबना है और यही उसका बेसहारापन है, यही उसकी विडंबना है, अर्थात यही उसका सत्य भी है और यही उसकी शायद सबसे बड़ी बेचारगी भी है। वो कुछ नहीं कर सकता विधि के आगे, ऊपर वाले के आगे। लक्ष्मी आसमान का रूप देखकर सशंकित हो उठती है, यानी जब आसमान में देखती है निकलकर तो डर जाती है। उस बार भी इसी तरह भयावह था आसमान का रुख। उस बार मतलब किस बार? जब वो पहली बार ससुराल आई थी, उस समय ऐसा ही आसमान डरावना लग रहा था। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुण निधि, चलो एक दूसरा कैरेक्टर का नाम आया है, गुण निधि, याद रखेंगे। अभी तक एक लक्ष्मी का किरदार का जिक्र हुआ और उसके पति जिसका नाम क्या है, लक्ष्मण, उसका जिक्र हुआ। तो लक्ष्मण के बारे में सिर्फ ये बताया गया कि वो लक्ष्मी का पति है और कलकत्ता में नौकरी करता है, बस। अब एक नया जिक्र हो रहा है किरदार का, गुण निधि। तो पड़ोस का पढ़ाकू लड़का यानी पढ़ने लिखने वाला है गुण निधि, अभी अभी कटक से लौटा है। कटक उड़ीसा में ही है, यानी शहर टाउन से ये पढ़ के लौटा है। उसने घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुका है। यानी उससे थोड़ी दूर पर एक और नदी है, महानदी, जो बड़ी नदी है, तो उसका ऊपर और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेते, थोड़ा तो बारिश रुक जाए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है, न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने के बाद लक्ष्मी ने सुन रखी है, जो महानदी है जो अब पूरी तरह से पानी से डूब चुका है, सुन रखी है कि उसी के ऊपर संबलपुर एक जगह है, वहीं पर हीराकुंड बांध बंधा हुआ है जिसने पानी को रोक रखा है, सब वो सुन रखी है। किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया है। हालांकि ये सब देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते हुए समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। यानी जो लक्ष्मी के ससुर थे, लोगों का कहना है कि यही हीराकुंड बांध को बनाते समय पत्थर के नीचे किसी तरह से गिर गए होंगे और उसी के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आए थे। जब ससुर इस दुनिया से चले गए थे तब वो लक्ष्मी इस घर में आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बार, यानी 28 सालों से वह इस जगह पे रह रही है, कई बार सूखा और तूफान देखे, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमान को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। इंसान भी गजब जिद्दी होता है, टूटता है, बिखरता है, लेकिन फिर बिल्कुल एक जंगली भैंसे की तरह जिद्दी अपने लक्ष्य को पाने के लिए आतुर रहता है और आगे की ओर बढ़ता है। और मेरे प्यारे सभी क्लास 10 के भविष्य के होनहार स्टूडेंट्स, आप सबके भी जीवन में इसी तरह के कहीं न कहीं ऐसे पल आते हैं जब आप टूटते हैं, बिखरते हैं, आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्या आती है। लेकिन याद रखिए, समस्या से कभी भी घबराना नहीं है, उनका डट के सामना करना है। समस्या आएंगी, लोग जाएंगे, पर हमें अपना दायित्व और कर्म बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या सिर्फ मुसीबत के आने से हम अपना कार्य छोड़ दें? उसका काम है हम पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ना। और हम भी मनुष्य हैं और मनुष्य बहुत जिद्दी होता है, जिसने ठाना उसने इतिहास रचा है। आइए
तो 28 वर्ष तक बहुत सारी इन्होंने देखी है लक्ष्मी बाढ़ को, सूखा को, और हर बार देखिए कि मनुष्य खुद को पहले से और मजबूत बनाता है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में संजो रखी हैं। बहुत सारे अरमान लक्ष्मी के अंदर भी हैं। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वो बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। लक्ष्मण जो उसका पति है परदेसी हो गया, परदेसी मतलब दूसरे देश में कमाता है, लेकिन इसके बावजूद वह एक अच्छे दिन की, कभी तो मेरा भी अच्छा दिन आएगा, मोरे सांवरे मेरे पास आएंगे और हमारे साथ ही रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, इसी आशा में, इसी विश्वास में जिंदगी जिए जा रही है। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोबरा आनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है, पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। यानी वो दिन आने से ऐसा लगता है कि कहीं वो दिन ठहर गया है, अच्छे दिन, हमारे अच्छे स्वप्न, लेकिन वो दिन पता नहीं आ ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मी दलई बांध पर, यानी जिस जगह उसका घर है, महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांगे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। बांध के पास जाके खड़ा होके जो सबसे बड़ी नदी है वहाँ की महानदी, उसकी तरफ कह के मन ही मन कहती है, हे गंगा मैया, हे नदी, तो किनारे किनारे ही चली जाएंगे, आप इस पार मत आइए, हम लोग की जिंदगी को अपने रेत से मत भरिए। लोग प्रकृति के आगे क्या कर सकते हैं? बस एक प्रार्थना कर सकते हैं, एक उनसे अनुरोध कर सकते हैं। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि याद है ना, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का, तो गांव के लड़के जो गांव में और लड़के थे सबको इकट्ठा जमा करके गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। यानी स्वेच्छा सेवक, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, सेवक मतलब काम करने वाला, और दल मतलब एक संगठन। तो अपनी इच्छा से जो लोग काम करना चाहते तो उसका गठन किया। किसने? गुणनिधि ने। देखो, पढ़े लिखे लोगों की एक अलग ही पहचान होती है, एक सिस्टम से वो काम करने में विश्वास रखते हैं। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस कर निकल पड़े। भाई, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो तुम नहीं करोगे, तुम करोगे तो हम नहीं करेंगे, ये पूरे लोगों की जिम्मेदारी है। इन छोटे छोटे युवाओं के साथ गांव के बड़े बुजुर्ग भी साथ देने के लिए निकल पड़े। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में बात फैल गई कि यह बात की बाढ़ आ रही है। यानी पूरे गांव में लगभग बात फैल चुका है कि बाढ़ तो आएगा। हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है बांध टूटने की आशंका से। अब होता क्या है, जो बड़े बड़े बांध होते हैं जब उसके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है तो सरकारें, उसमें कई सारे फाटक रहते हैं, तो उन फाटकों को खोल देती है ताकि नदी का पानी उनसे आगे बढ़ जाए, वहां का बांध सुरक्षित रहे। लेकिन वो फाटक खुलने से दूसरे छोटे जगह के बांध के ऊपर खतरा मंडरा आ जाता है। तो इसीलिए ऐसा लोगों को सुनने में आया है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है और अब कभी न कभी हमारा बांध ये टूट जाएगा। लोगों की सहन शक्ति और मन के दम को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के हौसले को और देखने के लिए तुम में कितना जिगर है, कितना हिम्मत है। बारिश भी और तेज लगातार होती जा रही है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। वही जो बांध के नीचे सभी लोगों का घर है, सब लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, बूढ़े लोग समझा रहे हैं, ऐसे करिए। अपने अनुभव का उन लड़कों को एक नया उम्मीद दे रहे हैं, उनसे उनके जीवन को, काम को आसान बनाने की कोशिश करें। बूढ़े लोग कमजोर स्थान पे मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं बांध को और मजबूत बनाने के लिए। रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए कि कहीं से भी अगर पानी रिसेगा बांध से तो उस जगह रेत की बोरियां डाल दी जाएगी तुरंत। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। अच्छा, एक बेटे का जिक्र हुआ, उसका एक बड़ा बेटा है, उसको भी भेज दिया है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है ये काम किसी एक का नहीं है। अपने साथियों के साथ वो रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थान पर रेत की बोरियां डालेगा,
पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है। नहीं, जो बड़ा बेटा है ना, बिल्कुल कामचोर निकम्मा नहीं है, वैसे भी लड़के होते भी बहुत कम हैं। तो ये लड़का जो था ना, बिल्कुल अपने पिता की तरह कर्मठ था, यानी काम करने में विश्वास रखता था। गठा हुआ शरीर, काम करने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पे 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेले रहती है लक्ष्मी। अच्छा, अब पता चल गया लक्ष्मी की कुल फैमिली कितनी है। एक पति हो गए, 4 संतानें हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद 2 लड़कियां हैं और अंत में 1 साल का उनका एक छोटा बेटा भी है। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट का कान डेर कर सुनती है वह। नदी किनारे गुणनिधि से उसने पूछा था, हिम्मत बढ़ रही है क्या छोटे, कर सकोगे? यानी बारिश की आवाज से लक्ष्मी को काफी अब डर लग रहा है। उसके मन में एक अजीब सा डर का वातावरण फैल गया है। और जब भी बांध पे जाती है तो गुणनिधि, वही पड़ोस का पढ़ाकू लड़का जो था जिसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था, उससे पूछती है, छोटे कर तो लोगे ना? तो गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं? हाँ, दिख रहा है आप सबको, गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया, वो मनुष्य अभी मरा थोड़ी है। देखो क्या शानदार जवाब दिया गुणनिधि ने, क्यों नहीं कर सकेंगे मौसी? अरे इंसान जो निकम्मे होते हैं उसके लिए दुनिया में जगह नहीं है, कर्म करने वालों के लिए, मेहनत करने वाले के लिए तो है ना। वो इंसान थोड़े मरा है जिसने पत्थर पत्थर को जोड़ के बांध बना दिया था। हीराकुंड बांध जो खड़ा है आज भी, वो जब आज भी वो मनुष्य हैं, तो हम ये अपने बांध को क्यों नहीं बचा सकते हैं? उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। अब देखो छोटा है, लेकिन कभी कभी छोटे की बात में भी अगर गहराई हो तो बड़ों को भी एक हौसला मिलता है। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर, कांच लगाकर, अन 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लड़कों। आजकल के लड़के हो या लड़कियां, थोड़ा सा उन्हें ज्ञान क्या होता है, वो खुद को कहीं का कलेक्टर है ऐसा वो समझने लगते हैं। आपके अंदर जितना ज्ञान अगर अच्छे वाले आते हैं, आप उतना ही सौम्य होते हैं। लोगों के साथ मृदुलता के साथ, शांत के साथ, एक अच्छा व्यवहार से बातचीत करते, आप में अहंकार दूर जाता है। क्योंकि ज्ञान, शिक्षा हमें जीवन में एक बहुत खुशहाल इंसान बनाती है, लोगों से प्यार से बात करना सिखाती है, जो इस अच्युत के अंदर बिल्कुल था। पढ़ा लिखा लड़का था, शर्ट पैंट पहनने वाला, लेकिन आज मुसीबत के समय वो ये सब भूल गया। बाकी लड़के की तरह ही कांच लगाकर 25 लोगों के साथ काम करने के लिए जुटा हुआ था। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा था, अच्छा उसका नाम दे दिया है अच्युत। तो बड़े बेटे का नाम क्या था स्टूडेंट्स? अच्युत, याद रखिएगा। वो भी बैठता नहीं था। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता था। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सरपंच ने गुणनिधि से कहा, सरपंच जो गांव का सरपंच था, कि घर घर खबर पहुंचवा दो, सबों को सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एड़समा बाली कूदा, एक मुंह से दूसरे मुंह को होते हुए यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। यानी सरपंच ने कहा कि देखो, ये कह दो कि सतर्क रहे, बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा है और कभी भी यह, अब आगे समझ जाइए। तो लोगों को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एक मुंह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पूरे ही गांव में धीरे धीरे खबर फैल गई। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से शहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। जो युवा थे वो तो बाढ़ का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े कि कैसे होगा, हम नहीं टूटने देंगे, अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन ये हमारा गांव है और यहाँ के लोगों को कोई क्षति नहीं होने देंगे। लेकिन डर गए जो बुजुर्ग लोग थे, महिलाएं थी, जो कमजोर थे, कि वो कैसे करेंगे इन बाढ़ का सामना। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है और आगे भी आएंगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। यही तो इंसान का एक जिद होता है।
मुसीबत कितना भी उनके ऊपर आता है, याद रह जाती है मुसीबत, लेकिन इंसान जिद्दी बच्चे की तरह बिल्कुल अड़ा रहता है। यह बाढ़ सन 55 में दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी, कोई कह नहीं सकता। अब लोगों को यह भी नहीं पता कि इस बार जो अगर बाढ़ आएगी, वो जो 55 में जो सबसे बड़ी बाढ़ आई थी आखिरी बार उस गांव में, उससे यह बड़ी होगी या छोटी। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। देखो कितनी अच्छी बात कही कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर रख, यानी अब नदी के किनारे रह रहे हैं तो काम तो आसान है नहीं, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, बाढ़ अपने रास्ते जाएगी और तुम अपने रास्ते काम करो। बस ये आखिरी पेज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूरी पर है। यानी जो लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी का जो घर है, मिट्टी की दीवार है, पुआल का छप्पर है। पुआल आप लोग समझते होंगे ना, वो जो गाय हर को चारा वगैरह सब दिया जाता था है, तो वही पुआल। तो पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूरी पर, नहीं बांध से ज्यादा दूर पर नहीं है लक्ष्मण का घर। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से तो नदी का पानी भी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया नदी के किनारे। अर्थात यहाँ सबसे पहली बात जाने की लक्ष्मण का जो घर अर्थात लक्ष्मी का जो घर है वो बांध के बिल्कुल बगल में है। और नदी का विकराल रूप इतना जो लगातार हमेशा बाढ़ आती रहती है, फिर भी इंसान खिसकता नहीं है, चाहता नहीं है, क्योंकि मनुष्य की सभ्यता का विकास ही तो नदी के पास से हुआ है। आप सभी जानते हैं जितने भी प्राचीन सभ्यता हो, चाहे वो अपने भारत की खूबसूरत हड़प्पा सभ्यता हो या चीन की आपकी चीन की सभ्यता है, या फिर चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यता है सभी का उत्थान जो है, उदय जो है नदियों के किनारे हुआ है। इसीलिए मनुष्य बिल्कुल खिसका नहीं है, उसने घर नदी के किनारे ही बनाया है। मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है, उसके पानी पीकर उसी पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है। बाढ़ आई है मतलब जो पानी जब गांव में प्रवेश कर गया उसको बाढ़ कहते। बांध बांध मतलब जो घेर के नदी के पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकती है, तो उसको हम लोग कहते बांध। तो बांध के घेरे को तहस नहस करके बाढ़ आई है, और आज तक नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा है कि तुम नदी हमारी दुश्मन हो, न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है कि हम तुम्हारे जगह नहीं रहेंगे, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहता हुआ ऐसा लगता है शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारी ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी मांझी भज संगीत गाएगा। अर्थात लोग को ऐसा ही लगता है, बच्चे हैं नदी को, नदी की उपमा किससे की गई है, छोटे बच्चों से, कि छोटा बच्चा जैसे बदमाशी करता है तो नदी भी शैतानी बदमाशी करती है, फिर अपने ही रास्ते चली जाएगी। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती हैं, बीच बीच में उसका सीना तरक उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन, अंगोछा भरकर रख लिया। अब सबके मन में तो एक डर होगा कहीं सच में आ गई तो तैयारी तो कर लेनी चाहिए ना। तो लक्ष्मी पहले से ही तैयारी कर ली है, एक बोरे में जो भी जरूरत के सामान है वो भर लिए हैं। सन 55 वाली घटनाओं से आज तक याद है, उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पे चढ़ गई थी वह, तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ और सहारा होता, साहस बढ़ता। क्या बच्चे को लेकर वो इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? पति के रहने से तो स्वाभाविक एक पत्नी को बहुत ही हौसला मिलता है, वही उसके मन में ये था, क्या वो अकेली इस बार 55 की तुलना में क्या इस बाढ़ का सामना कर पाएगी? बड़ा लड़का अच्युत
सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जगा होगा। अब वहाँ सारे लड़के जगे हुए हैं, देखते रहते हैं कहीं टूट न जाए। बांध के किनारे किनारे रत जगे की व्यवस्था की गई है। रत जगे मतलब रात भर जगने की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रह कर सिकर उठता था उनका शरीर। अब सोचिए, रात भर बारिश दे रही है, हवा बह रहा है, उन लड़कों का क्या हाल होता होगा जो बांध के किनारे लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं डटे रहे। चित्रण भरी आवाज से रह रह कर शहर उठता था उनका शरीर। फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए। समस्या किसकी? मनुष्य की। तो जिद भी वही कर रहा है, वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय न मिले, गुहाल मतलब आंगन में चली गई। बाद में समय मिले न मिले, इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगहा खोल दिया। पगहा मतलब रस्सी, कि मान लो अचानक बाढ़ आ गया तो जो मासूम जानवर है ये लोग को कैसे हम लेके जाएंगे, इसलिए रस्सी उसका खोल दिया कि खुद से अपना भाग जाएंगे। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया और बछड़े गाय को भी। घर की सारी चीजें कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। जितने भी जरूरत की चीज थी वो एक दूसरे कमरे में जरूरी के सामान को रखकर उसमें ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। यानी एकदम नदी का पानी बांध का लेवल से बिल्कुल मैच हो चुका था। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया। बारिश अभी भी लगातार दे ही रही है। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। लक्ष्मी सुबह देखी तभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, वही पढ़ाकू लड़का, अच्युत, लक्ष्मी का बड़ा बेटा, शंकर, मकरा, चंद्रा, गांव के लड़के का नाम है, सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता और भी तेज से काम करने लगता है। ये तो वाकई में जैसे ही दिन का उजाला होता है तो लोग पूरे विश्वास के साथ और उत्साह के साथ काम करते हैं। हठात जरा नीचे की ओर तार के पेड़ के नीचे पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांग गया। अचानक एक तार का पेड़ एक जगह था, वहीं पर एक तेज धारा नदी का आके टकराया और पानी पहली बार बांध से दूसरी तरफ आके गिरी। एकदम 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह। सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे, फिर भी लक्ष्मी ने अंदाज लगाया कि समय 12 से तो कम नहीं बचा, अभी भी सूर्य नहीं निकले हैं। गुणनिधि जो पढ़ा लिखा था गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी तार के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। इन लोगों को चिल्ला कर रहा था, अरे रेत की बोरी डालो, तार के पेड़ के पास से नदी पानी में आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठा थे रेत की बोरी ढीमा पत्थर ढो ढो के लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ जाए ऐसा कहने को उद्देश्य से गांव में भेजा, क्योंकि अब जिस बात का डर था अब वही होने वाला है। ऐसा लग रहा है बाढ़ का पानी कभी भी गांव में प्रवेश कर सकता है, बांध कभी भी टूट सकता है। इसी डर से गुणनिधि ने गांव के लड़के को भेज दिया, 2 लड़के को, कि गांव में सब लोगों को जाके बता दीजिए कि कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है तो ऊंचे लो जगह पे चले जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होगा आगे की कहानी में? क्या सच में बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश करेगा? अगर कर जाएगा तो लक्ष्मी कैसे उनका सामना करेगी? आगे कहानी इतनी मर्माहट है कि जिस चीज की मैंने आपको शुरू में तैयारी करने कह दी थी, रुमाल और तौलिया टॉवेल, इसकी जरूरत आपको वाकई में पड़ेगी। मिलते हैं मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स अगली कहानी में, इसके सबसे रोमांचक भाग में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। क्या कहानी पढ़ाने का ये तरीका आपको पसंद आ रहा है? कम से कम आप अपनी कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खूबसूरत क्लासेस के साथ। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए गुड डे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।